ये कहानी है ओशो नाम के एक लड़के की, जिसे अपने घर की बेसमेंट में तोरा नाम का खतरनाक राक्षस मिला, जिसकी छाती में करिश्मई भाला घुसा हुआ था। लेकिन जब उस करिश्मई भाले ने ओशो को अपना नया मालिक बनाया तो उसकी ताकत से डरकर तोरा नाम का वो राक्षस पीछे हट गया। धीरे धीरे बहुत सारे राक्षसों को हराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कीरियो ने पुजारियों के साथ मिलकर ओशो से उसका करिश्मई भाला छीन लिया था और उसे जंगल में कैद करने के बाद अब कीरियो उस करिश्मई भाले को तबाह करने वाला था। इधर ओशियो पूरे दिन जंगल में ही कैद था, जिसके बाद हनाओ ने वहां पहुंचकर उसे आजाद किया और वो दोनों तुरंत ही मंदिर की तरफ भागे। उनके निकलने के बाद अकीबा और तोरा भी वहां पहुंचे और उस जगह को देखते ही अकीबा समझ गया था कि वहां ओशियो और पुजारियों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसका मतलब था कि करिश्मई भाला चोरी हो गया था और इसीलिए वो दोनों तुरंत भाले को ढूंढने के लिए निकल गए। इधर मंदिर पहुंचकर ओशियो और हनाओ ने पूरी कहानी मुखिया पुजारी को सुनाई और उससे मदद करने को कहा, जिसके बाद पुजारी ने उन दोनों को इनासा नाम के एक पुजारी के बारे में बताया, जिसने कई सारी महत्वपूर्ण हथियारों की खोज करी थी और जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ समय बाद इनासा के दिमाग में करिश्मई भाले से भी ताकतवर हथियार बनाने का विचार आया, जिसके बाद उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसे मंदिर से निकाल दिया गया। पर 2 साल बाद इनासा एक छोटे कीरियो के साथ वापस आया और उस बच्चे की शक्तियों को देखते हुए मुखिया पुजारी ने उसे करिश्मई भाले का उम्मीदवार बना दिया, जो उनके मुताबिक उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके इस फैसले ने इनासा की सोच को बढ़ावा दिया था। ये बात सुनते ही ओशियो और हनाओ ने इनासा के बारे में पूछा, क्योंकि उनके मुताबिक कीरियो करिश्मई भाले को लेकर वहीं गया था। पर तब तक अकीबा और तोरा पहले ही इनासा के घर पर पहुंच चुके थे, क्योंकि अकीबा को शक था कि कीरियो वहीं छुपा हुआ था। इधर तोरा को क्वीन से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी थी, पर कुछ राक्षस उनका पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखते ही अकीबा ने बताया कि ये सब नकली राक्षस थे, जिन्हें जादू और साइंस की मदद से बनाया गया था। पर तोरा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने तुरंत ही उन राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें अकीबा ने भी उसका बराबर साथ दिया। जिसके बाद वो एक कमरे में पहुंचे जो दरातियों से भरा हुआ था और तोरा के मुताबिक ये दरातियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और जो भी इन्हें करिश्मई भाले से कंपेयर कर रहा था वो सिर्फ बेवकूफ था। पर अकीबा के मुताबिक कीरियो की दराती इन सभी से ज्यादा ताकतवर थी और इसके पीछे का राज उसे भी नहीं पता था। तभी उनकी नजर एक पोस्टर के पीछे छुपे हुए दरवाजे पर पड़ी, जिसे खोलने के लिए अकीबा ने तोरा को किस करने का नाटक किया और उसकी ये हरकत देखते ही तोरा ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और ऐन वक्त पर अकीबा पीछे हट गया, जिसके बाद तोरा का हाथ सीधा जाकर उस दरवाजे पर लगा और वो दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खोलने के बाद उन्हें पुजारी इनासा का मम्मी दिखा, जिसके सामने कुछ नोट्स पड़े हुए थे, जिसमें एक औरत को श्राप दिया हुआ था। तभी अचानक से एक गोलम उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर हनाओ और ओशियो भी वहां पहुंच गए थे। जहां हनाओ राक्षसों का मुकाबला कर रही थी, वहां ओशियो आसपास की छानबीन कर रहा था। तभी हनाओ को इनासा की डायरी मिली, जिसमें उसने अपने आविष्कारों के बारे में लिखा हुआ था। असल में इनासा कई सारे सिंथेटिक राक्षसों को बनाने के बाद भी संतुष्ट नहीं था और वो नए आविष्कार करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात ताको नाम की एक औरत से हुई, जो वेस्टर्न जादू की जानकारी रखती थी और उसने इनासा की मदद करने की बात कही। जिसके बाद उन दोनों ने अपनी पहली दराती बनाई, जिससे इनासा बहुत खुश था और उसी के बाद से ताको और उसने अपनी रिसर्च और तेज कर दी थी। ताको के मुताबिक वो हकीमैन से बहुत डरती थी और करिश्मई भाला भी हकीमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और उसने इनासा को यह यकीन दिला दिया था कि करिश्मई भाला किसी काम का नहीं था। जिसके बाद उसने इनासा को उस लाल कपड़े के बारे में बताया जो करिश्मई भाले को कैद कर सकता था और अब वो करिश्मई भाले को चोरी करके उसे तबाह करना चाहती थी। ये सुनते ही ओशियो और हनाओ डर गए कि तभी तोरा और अकीबा उनके सामने वाली दीवार तोड़ते हुए बाहर निकले। असल में उस वक्त वो उस गोलम से लड़ रहे थे। ओशियो किसी भी हाल में अंदर जाना चाहता था, पर तभी गोलम ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे तोरा ने बचा लिया। इसके बाद हनाओ और अकीबा ने उस गोलम को रोकने के लिए अपना जादू का इस्तेमाल किया और ओशियो को इनासा की डायरी से कोई रास्ता निकालने को कहा। अरे ओशियो, कोई तो रास्ता निकाल, ये मार डालेगा हमको। जिसमें ओशियो ने पढ़ा कि एक मटेरियल कोड नेम था एक परफेक्ट ह्यूमन का, जिसका जन्म ही करिश्मई हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए हुआ था। इनासा इस काम में कई बार फेल हो चुका था, पर तभी एक दिन ताको एक छोटे से बच्चे के साथ वापस आई, जिसे उसने कूड़ेदान से उठाया था और जिसके बाद उसने उस बच्चे को मटेरियल में डाल दिया,
ये सब देखकर अब इनासा भी डरने लगा था और 1 साल बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया था जिसका नाम ताको ने किरियो रखा था। और अब इनासा समझ गया था कि उसने ताको पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी और यही वो आखिरी बात थी जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी। इधर ओशियो भी अकीबा और हनाओ की मदद करना चाहता था जिस पर उनका कहना था कि वो करिश्मे भाले के बिना किसी काम का नहीं है और यहाँ तक कि वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे क्योंकि उनके पैरों में भी पिछले हमले में काफी चोट आ गई थी और इसलिए उन्होंने ओशियो को किसी भी हाल में करिश्मे भाले को बचाने को कहा। जिसके बाद ओशियो तोरा के साथ भाले को बचाने के लिए भागा जहां क्वीन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ओशियो ने उस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करी पर क्वीन ने उसे एक ही थप्पड़ में पीछे कर दिया जिसके बाद उसने तोरा को ओशियो जैसे कमजोर आदमी का पीछा करना बंद करने को कहा। ये सुनते ही तोरा गुस्से में आ गया और उसने क्वीन पर फायर अटैक कर दिया जिसका जवाब क्वीन ने अपने आइस अटैक से दिया। और अभी तोरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ओशियो की बेइज्जती होने पर इतना गुस्सा क्यों हुआ था। पर तभी क्वीन तीखे नाखून तोरा के आर पार कर देता है जिसके बाद ओशियो उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है पर तोरा उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो किसी इंसान का एहसान नहीं चाहता था। जिस पर ओशियो का कहना था कि वो बस उसका एहसान चुका रहा था जो तोरा ने उसे कई बार बचाकर उस पर किया था। तभी क्वीन उन दोनों को बेवकूफ कहते हुए ओशियो पर उन्हीं नाखूनों से हमला कर देता है पर तभी तोरा उसके नाखूनों को तोड़ते हुए ओशियो को बचा लेता है। एक बार फिर तोरा ने ओशियो को बचा ही लिया जिसके बाद तोरा क्वीन पर हमला करते हुए उससे पूछता है कि क्या किरियो कभी उसके लिए अपनी जान की परवाह करे बिना लड़ेगा। जिस पर क्वीन का कहना था कि किरियो कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा और तोरा के मुताबिक इसका मतलब था कि किरियो ओशियो से ज्यादा ताकतवर नहीं था। इसके बाद तोरा क्वीन के हाथ को तोड़ते हुए ओशियो को अंदर जाकर करिश्मे भाले को बचाने को कहता है और ओशियो उसकी बात सुनते हुए तुरंत अंदर की तरफ भागता है। जहां पहुंचते ही वो देखता है कि किरियो ने करिश्मे भाले को तबाह करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने भाले को उसी लाल कपड़े से एक भट्टी के ऊपर बांधा हुआ था और ओशियो को देखते ही वो बताता है, आ गए, मैं सिर्फ तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। बाकी पुजारियों ने भी किरियो की तरह ही दरातियां पकड़ी हुई थी और उनके मुताबिक अब उन्हें करिश्मे भाले की कोई जरूरत नहीं थी। ओशियो तुरंत उसे रोकने के लिए भागता है पर तभी किरियो उसके ऊपर इनविजिबल रेस से हमला कर देता है और तभी ताको भी वहां पर प्रकट हो गई खड़ 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 और उसने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया थन 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 थन। और अब उसके मुताबिक वो करिश्मे भाले को उस म्यूजिक के साथ तबाह करने वाले थे। उसे देखते ही किरियो तुरंत उसकी तरफ इस आस में भागा कि उसकी माँ उसे शाबाशी देगी पर ओशियो जानता था कि किरियो की कोई माँ नहीं थी और वो तुरंत समझ गया था कि ये वही औरत थी जिसका जिक्र इनासा ने डायरी में किया था। तभी ताको ने अपनी शक्ति से उस लाल कपड़े को काट दिया जिसके बाद करिश्मे भाला सीधा जाकर उस पिघले हुए शीशे की भट्टी में गिर गया। ये देखते ही ओशियो गिमी के बलिदान को याद करते हुए उस भट्टी की तरफ भागा जहां उसने भाले को बुलाने की कई कोशिश की पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। मिशन पूरा हो जाने के बाद पुजारियों ने किरियो से उस औरत के बारे में पूछा कि ये औरत कौन है भाई, जिस पर किरियो ने उसे अपनी माँ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और उसके मुताबिक उसी ने उस करिश्मे भाले को तबाह करने के तरीके के बारे में बताया था। पर पुजारियों के मुताबिक इनासा ने कभी किसी औरत का जिक्र नहीं किया था और तभी ओशियो के पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने ताको पर अचानक हमला करते हुए सबके सामने खुलासा किया कि असल में ताको हकीमैन का एक छोटा अवतार थी जिसने इनासा को धोखा देकर ये सब काम को अंजाम दिया था। ये सुनते ही ताको ने तुरंत ही अपना असली रूप लेकर ओशियो के पिता पर जवाबी हमला कर दिया। अपनी माँ का असली रूप देखते ही किरियो काफी घबरा गया था और घबराना तो बनता भी था भाई। इधर अब तक ओशियो समझ गया था कि ताको काफी खतरनाक थी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ताको ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर किरियो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो अपनी माँ समझता था वो असल में एक राक्षस थी जिसने उसका इस्तेमाल किया था। और जैसे ही वो ये सोचकर रोने लगा तो ताको ने उसे थप्पड़ मारकर एक कोने में गिर दिया। उधर ओशियो सभी को बचाना चाहता था और उसने करिश्मे भाले को बुलाने की कई कोशिश करी, आजा भाले आजा, पर तभी ताको ने उसे भी थप्पड़ मारकर उसी शीशे की भट्टी में भेज दिया जो उस वक्त तक ठंडी हो चुकी थी। और अब ओशियो फिर से कमजोर महसूस कर रहा था पर तभी उसे गिरु की आवाज सुनाई दी, ओशियो, जो उसके साथ मिलकर लड़ना चाहती थी। अभी पूरी भट्टी लाल हो गई और उसमें ओशियो को गिरु का चेहरा दिखाई दिया जिसने उससे पूछा कि क्या वो ये लड़ाई लड़ना चाहेगा।
चाहे इसमें उसे अपनी आत्मा ही क्यों ना खोनी पड़ जाए। जिस पर ओशो ने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, पर गिरू के पास इन फालतू बातों का समय बिल्कुल नहीं था और उसने एक आखिरी बार ओशियो से उसका जवाब मांगा और उसे पूरी जान से भाले को बुलाने को कहा। जिसके बाद ओशियो ने ठीक वैसा ही किया और तभी अचानक से ताको ने ओशियो पर हमला करके उसे भट्टी से बाहर निकाल लिया। और ओशियो अब और जाने नहीं गंवाना चाहता था और इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान करिश्मई भाले को बुलाने में लगाए रखा। और तभी करिश्मई भाला उस भट्टी को तोड़ते हुए बाहर निकला और उसने ओशियो को ताको की पूंछ काट कर आजाद करा दिया। इसके बाद ओशियो ने भी अपना रूप बदलकर ताको पर भाले से हमला कर दिया और तभी ताको ने अपने गोलम को बुला लिया जिसने अकीबा और हनाओ को बंदी बना रखा था। जिसके बाद ताको ने ओशियो के सामने प्रस्ताव रखा, अगर अकीबा और हनाओ को आजाद करवाना चाहते हो तो खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, बताओ मंजूर है? पर अकीबा और हनाओ उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, नहीं ओशियो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और उसे गोलम के सर पर लिखे अक्षर मिटाने को कहते हैं और वो खुद को तबाह करने के लिए एक मंत्र मारना शुरू कर देता है। पर ओशियो उन्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ताको के इस प्रस्ताव को मान लिया और उसने अपना भाला नीचे कर लिया। जिसके बाद ताको ने गोलम को ओशियो पर हमला करने को कहा, गोलम अटैक! पर असल में ओशियो अपने भाले में शक्ति इकट्ठी कर रहा था और उसने गोलम की लेजर पहुंचने से पहले ही उसके माथे पर लिखे सारे अक्षर मिटा दिए। जिसके बाद एक धमाका हुआ, बूम, और अकीबा और हनाओ आजाद हो गए। इधर धमाके की वजह से ताको को भी काफी चोट आई थी। अब वो समझ गई थी कि वो ओशियो के खिलाफ नहीं जीत सकती थी और इसीलिए उसने वापस इंसानी रूप लेकर किरियो से मदद मांगी और इसके लिए उसने किरियो पर अपनी ममता के जादू का इस्तेमाल किया। बेटा बेटा मैं हूँ तेरी माँ। पर किरियो अभी भी कुछ नहीं सीखा था और उसने तुरंत ही ओशियो पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर ताको ने वहां से भागने की कोशिश करी और ओशियो के पिता ने चारों तरफ एक बैरियर लगा रखा था जिससे भागना ताको के लिए नामुमकिन था, भाई नामुमकिन। इधर ओशियो किरियो को यह समझा रहा था कि ताको उसकी माँ नहीं है। अरे किरियो भाई वो तेरी माँ नहीं है, समझ जा समझ जा। और उधर ताको ने सभी पुजारियों को खत्म करने के लिए एक फायर सर्कल बना दिया। ये देखते ही किरियो समझ गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है और इसीलिए उसने अपनी दराती से ताको पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद उसका शरीर आग की लपटों में बदल गया। और इधर सदमे की वजह से किरियो पागल हो गया था और उसने अपनी दराती से सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। तभी ओशियो ने उसे रोकने की कोशिश करी पर किरियो के मुताबिक मां के बिना उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं था। तभी ओशियो ने उसे एक थप्पड़ मारकर शांत कराया और समझाया कि उसकी जिंदगी बहुत बड़ी और जरूरी है और साथ ही साथ ये भी कहा कि लेडी मकादो के मुताबिक ओशियो को इस जंग में कई दोस्तों की जरूरत पड़ने वाली थी और वो चाहता था कि किरियो उसका ये दोस्त बने। ये सुनते ही किरियो ने अपना होश संभाला और वो क्वीन के साथ वहां से चला गया। इधर ओशियो भी समझ गया था कि हकीमैन को हराना आसान नहीं होगा, इसीलिए अब वो अपना सारा ध्यान खुद को और ताकतवर बनाने में लगाना चाहता था और अब तोरा के मुताबिक ओशियो वापस से खाने लायक हो गया था। घर पहुंचते ही ओशियो और तोरा ने वापस लड़ना शुरू कर दिया और तभी नाका ने बीच में आकर उनकी लड़ाई छुड़ा दी। जिसके बाद उसने ओशियो को स्कूल न आने के लिए गुस्सा किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओशियो क्लास में फेल हो और साथ ही उसने तोरा को ओशियो का समय बर्बाद करने के लिए भी डांटा। नाका से डांट खाने के बाद जब ओशियो उसके साथ स्कूल जा रहा था तो 3 साइंटिस्ट उन पर नजर रखते हुए उनकी मैजिकल पावर्स को नाप रहे थे, जहां ओशियो की पावर 100 थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के ही बराबर थी और उस वक्त उन्हें तोरा कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जिसका मतलब था कि उनके लिए ओशियो को अगवा करके करिश्मई भाले को पाना बहुत आसान था। अभी नाका और ओशियो आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी 2 ट्रक से उतरे कुछ आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उन्हें किडनैप करने की कोशिश करी पर ओशियो ने अकेले ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया और उसकी ताकत को देखकर उन साइंटिस्ट को उसमें अब और ज्यादा दिलचस्पी आने लगी। ओशियो ने नाका को उसके घर जाकर उसके पिता से मदद मांगने को कहा पर नाका के निकलते ही उन आदमियों ने ओशियो को बेहोश कर दिया और थोड़ी देर बाद जब ओशियो को होश आया तो वो एक वैन में था जहां 3 साइंटिस्ट ने खुद को हैमर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर में इंट्रोड्यूस किया, जो हकीमैन को खत्म करने के लिए एक हथियार बना रहे थे। और उनका मानना था कि करिश्मई भाले ने पहले हकीमैन से लड़ाई की थी तो उसमें हकीमैन के कोई ना कोई अंश तो होंगे ही जिससे वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं।
उधर उन आदमियों ने नाको को भी पकड़ लिया था, पर तभी उसकी आवाज सुनकर तोरा उसे बचाने के लिए पहुंच गया और उसने नाका से ओशियो के बारे में पूछा। पर तभी अचानक से उन दोनों को 3 ट्रक्स ने घेर लिया जिसमें स्टन गन मौजूद थी, जिन्होंने तोरा को तीनों तरफ से दबाना शुरू कर दिया। जिस पर साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने ये गन्स राक्षसों की शक्तियों को रोकने के लिए बनाई थी, जो तोरा जैसे खतरनाक राक्षस पर भी काम करती है। जिसके बाद उन्होंने तोरा और नाको को भी पकड़ लिया। पर असल में तोरा ने खुद को इसलिए पकड़वाया था ताकि वो ओशियो तक पहुंच सके, और उसने नाका से ओशियो को ढूंढने को कहा, जिसके लिए उसने नाका को अपना एक बाल देते हुए उससे ओशियो के मिलते ही उस पर चिपकाने को कहा। लैब में आते ही तोरा ने सबका ध्यान भटकाने के लिए एक धमाका किया, जिसके बाद उसने नाका को आजाद करते हुए उसका एक नकली पुतला बनाया ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद नाका पूरी बिल्डिंग में ओशियो को ढूंढने में लग गई, पर तभी उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जहां कई सारे राक्षसों को कैद कर रखा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा था। पर तभी उसकी नजर एक ऐसे राक्षस पर पड़ी जो एक लड़के जैसा था और उसे एक मशीन के साथ बांधा हुआ था। वो लड़का नाका से भी डर रहा था, पर तभी नाका ने उसका भरोसा जीतने के लिए उसे एक चॉकलेट दी। ये चॉकलेट लेंगे आप? इसके बाद उसने अपना परिचय एक यूरोपियन राक्षस बल के रूप में दिया। साथ ही उसने बताया कि साइंटिस्ट ने सभी राक्षसों को रिसर्च करने के लिए कैद कर रखा था, और उसकी ये बात सुनकर नाका को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद वो बल को आजाद करके अपने साथ ले गई। उधर ओशियो को एक लैब में रखा हुआ था जहां साइंटिस्ट करिश्मे भाले की जांच कर रहे थे, और ओशियो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। तभी उन्हें भाले में से एक टुकड़ा मिला जो उनके मुताबिक हकीमैन का हो सकता है, पर जैसे ही उन्होंने उसकी जांच करने के लिए उसे एक लिक्विड में डाला तो वो टुकड़ा तेजी से बढ़ने लग गया और देखते ही देखते उसने एक राक्षस का रूप ले लिया। इधर साइंटिस्ट ओशियो की ताकत नापने के लिए उसे जबरदस्ती एक मशीन से लड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी करिश्मई भाले ने हकीमैन की मौजूदगी मिलते ही शोर करना शुरू कर दिया। इधर नाका बल से बात कर ही रही थी कि तभी हकीमैन के उस अवतार ने उन पर हमला कर दिया और नाका को बचाने के लिए बल ने अपना असली रूप ले लिया। पर तभी उस अवतार ने बल पर अपने नाखूनों से हमला कर दिया, जिसके बाद एक साइंटिस्ट भी वहां पर पहुंच गया, पर तब तक उस अवतार ने बल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था और अब नाका के मुताबिक सिर्फ ओशियो उन्हें बचा सकता था। वो तुरंत ओशियो के पास पहुंची और उसने उसे बताया कि हकीमैन के अवतार ने सभी राक्षसों को अब्सॉर्ब कर लिया है और स्टन गन्स भी उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी। पर वही साइंटिस्ट इस बात से खुश थे कि उनके रिसर्च ने अपना काम कर दिया है और अब वो हकीमैन के बारे में और ज्यादा जान सकते थे। पर तभी उस अवतार ने साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन ऐन वक्त में ओशियो ने वहां पहुंचकर उन्हें बचा लिया। ओशियो का रूप बदलते ही साइंटिस्ट उसकी ताकत को देखकर हैरान थे, जो कि अब 1 लाख हो चुकी थी। ओशियो ने तुरंत ही उस अवतार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर उस अवतार ने बाकी राक्षसों का इस्तेमाल करके तुरंत ही खुद को वापस जोड़ लिया। जिसके बाद ओशियो ने सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो बल पर हमला करने वाला था, नाका ने उसे अपना दोस्त बताते हुए ओशियो को रोक दिया। पर ओशियो के मुताबिक ये मुमकिन नहीं था, और जैसे ही ओशियो उस अवतार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो बल ने ओशियो से पहले उसे खत्म करने को कहा ताकि वो नाका पर हमला ना कर सके। उधर नाका ने साइंटिस्ट से बल को अवतार से अलग करने को कहा, पर उनके मुताबिक ये मुमकिन नहीं था, और तभी उस अवतार ने ओशियो को दीवार तोड़ते हुए उन सभी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद नाका ने देखा कि ओशियो लड़ने की हालत में नहीं है। तभी उसको याद आया कि वो तोरा को बुला सकती थी, जिसके बाद ग्रैनी साइंटिस्ट की मदद से उसने तोरा को बुलाया। तोरा, जो उस वक्त अपने कमरे में बोर हो रहा था। जिसके बाद तोरा सभी दरवाजे को तोड़ता हुआ स्टाइल में पहुंचा, स्टाइल में रहने का, और उसने आते ही सबसे पहले तो उस अवतार पर हमला किया। जिसके बाद उसने नाका को बचाया और फिर ओशियो को। जिसके बाद वो वापस उस अवतार से लड़ने लग गया, और तभी साइंटिस्ट ने देखा कि तोरा की ताकत बिल्कुल ओशियो जितनी थी। तोरा अब उस अवतार के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, पर तभी नाका ने उसे अपने दोस्त बल के बारे में बताया। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि गैस पाइप में लीक आने की वजह से जहरीली गैस तेजी से लैब में भर रही थी, और इसीलिए उन्होंने चुपचाप भागने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने ओशियो और नाका को बताया कि सभी की जान बचाने का अब उनके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद उसे उड़ाने का फैसला किया ताकि हकीमैन के अवतार को मारा जा सके, और वो चाहते थे कि ओशियो और नाका भी उनके साथ निकल जाए जब तक तोरा उस अवतार से लड़ रहा है, क्योंकि वो उसे भी तबाह करना चाहते थे। कितने सेल्फिश है यार ये। लेकिन ओशियो और नाका को उनकी बातें बकवास लग रही थी, क्योंकि वो अपने सभी साथियों को भी मौत के मुंह में ढकेल रहे थे। जिस पर ओशियो का कहना था कि उन्हें लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके परिवार भी उनका घर पर इंतजार कर रहे थे। और उनकी इन्हीं बातों ने ग्रैनी साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया।
उधर तोरा लड़ाई में अवतार पर भारी पड़ रहा था और उसने अवतार की टांगे तबाह कर दी थी, पर तभी अवतार ने बाकी राक्षसों की टांगे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ओशो ने भी तोरा का साथ देना शुरू किया और उसने नाका को वादा किया कि वो उसके दोस्त को बचा लेगा। इधर ओशियो और तोरा उस अवतार का सामना कर ही रहे थे कि तभी साइंटिस्ट ने नाका को बताया कि बल्क को बचाने का एक ही तरीका है। उनके मुताबिक स्टन गन्स हकीमैन के ऊपर तो कगार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करके बाकी राक्षसों को तो अलग कर ही सकते थे। पर यह काम जोखिम भरा था क्योंकि जल्द ही कंट्रोल रूम भी जहरीली गैस से भरने वाला था और अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना था तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। नाका इसके लिए बिल्कुल तैयार थी, जिसके बाद ग्रैनी साइंटिस्ट उसे कंट्रोल रूम की तरफ ले गई। इधर बल को बचाने की वजह से ओशियो और तोरा को बहुत परेशानी हो रही थी और वो अवतार तेजी से ताकतवर होता जा रहा था और इधर तोरा इस लड़ाई से बोर हो गया था, इसलिए उसने एक ही झटके में ये सब लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। और जैसे ही उसने एक थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया तो उस अवतार ने वो सारी शक्ति को ऑब्जर्व करके वापिस उन्हीं पर हमला कर दिया। उसके इस हमले में ग्रैनी साइंटिस्ट काफी गंभीर रूप से घायल हो गई और अब उसे एहसास हो गया था कि शायद वो बच नहीं पाएगी और इसलिए उसने नाका को जल्दी जल्दी गाइड करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उसने बताया कि उसका एक बच्चा था जो एक बीमारी से जूझ रहा था और उस वक्त वो डॉक्टर थी, पर इसके बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाई और इसीलिए उसने साइंटिस्ट बनकर राक्षसों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। नाका को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था और तभी स्टन गन्स भी चार्ज हो गई, जिसके बाद नाका ने अवतार के ऊपर फायर कर दिया और साथ ही उसने ओशियो को बल को अलग करने को कहा। गन के फायर होते ही ओशियो ने बड़ी तेज रफ्तार से बल को अलग कर दिया, पर तभी गन्स की बैटरी एक बार फिर से खत्म हो गई। लेकिन ये ओशियो के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी क्योंकि अब उसे और किसी राक्षस को नहीं बचाना था। जिसके बाद ओशियो और तोरा ने पूरी ताकत लगाकर उस अवतार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इधर ग्रैनी साइंटिस्ट उन दोनों को साथ काम करते हुए देखकर हैरान थी और अब उसे ये समझ आ गया था कि साइंस कभी भी इतनी कामयाब नहीं हो सकती थी। अवतार के तबाह होते ही ग्रैनी ने सभी को जल्द से जल्द बाहर निकलने को कहा। अब तक गैस काफी ज्यादा फैल चुकी थी और इधर अवतार के टुकड़े अपने आप को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही ग्रैनी ने उन्हें बताया, ऐसे में तो अवतार और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए उसने अपने साथियों को बिल्डिंग को लॉक करके अगले 10 मिनट में ब्लास्ट करने को कहा। टाइमर शुरू होते ही नाका ने ग्रैनी को उठाने की कोशिश करी, पर ग्रैनी के मुताबिक वो पहले से ही जख्मी थी और वो बचने वाली नहीं थी। साथ ही वो अपने आखिरी पल एक साइंटिस्ट के रूप में हकीमैन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए बिताना चाहती थी, इसीलिए उसने नाका को अकेले बाहर जाने को कहा। बेटी तुम बाहर जाओ। जिसके बाद नाका भागते हुए ओशो के पास पहुंची, पर तभी वो और ओशो गैस की वजह से बेहोश हो गए। ये देखकर तोरा काफी गुस्से में था। तभी साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जो करना है जल्दी करो। ये सुनते ही तोरा ओशियो और नाका को लेकर बाहर की तरफ भागा। उधर ग्रैनी ने अपने साथियों को एक फाइनल मैसेज में हकीमैन के बारे में बताया।